नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपेंडिसाइटिस और अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर मॉनिटरिंग ए पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with a diagnosis of appendicitis who has been scheduled for surgery in next 2 hours. The patient begins to complain of increased abdominal pain and begins to vomit. On assessment, you note that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished, which is the most appropriate nursing intervention. तो दोस्तों, क्वेश्चन बहाना था। आपको पता है, हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर उसको बिना सब कुछ क्लियर किए हुए कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते ही नहीं हैं। क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, आंसर्स लेते जाइए। दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका एकदम अलग है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन आंसर का कोई मीनिंग नहीं है। दुनिया में बेहतरे क्वेश्चंस पड़े हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, खुद रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या जब तक वो चीज़ समझ ही नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, वो भी डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन। सबको पता है कि जो हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उसी के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक इन्फ्लामेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अब इस अपेंडिसाइटिस के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस के कोजेज में इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोज बताऊं तो सबसे पहले हम स्टडी कीजिए दोस्तों आप, फीकलिद। और ये फीकलिद होता क्या है? फीकल कैलकुलस है, या फीकस के स्टोन्स बन जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? इंटेस्टाइन में। फीकस के स्टोन्स बन जाने की वजह से अपेंडिक्स की जो ल्यूमन है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, ओक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस जो है वो कोज होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट कॉमन कोज है। क्या चीज़? फीकलिद। इसके अलावा क्या क्या कोजेज हो सकते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है। इसके अलावा जो आपकी अपेंडिक्स है पेशेंट की, ये क्या हो सकती है? किंक हो सकती है, जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आगे क्या होता है दोस्तों? क्या क्या चीज़ें हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से? इन्फेक्शन होता है जो कि लीड कर सकता है अपेंडिक्स को, जिसकी वजह से एडिमा भी हो सकता है, इस्कीमिया भी हो सकता है, इंट्राल्यूमिनल टेंशन आ जाएगी, नेक्रोसिस हो सकता है। ये नेक्रोसिस के बाद में परफोरेट हो सकता है। ये परफोरेट हो गया तो पेरिटोनाइटिस कोज हो सकता है, स्टडी करेंगे दोस्तों। एब्सेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड हैं, सारी की सारी चीज़ें। मोस्ट कॉमन कोज जो है मैंने आपको बता दिया दोस्तों अपेंडिसाइटिस का, फीकलिद। और फीकलिद क्या होता है? फीकल कैलकुलस या स्टोन बन जाने को ही फीकलिद कहते हैं। क्या कोई ऐसा एज ग्रुप है क्या जिसके अंदर ये कोई कॉमन है? कौन? अपेंडिसाइटिस किसी एज ग्रुप में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में कॉमन है क्या? यस, कॉमन है दोस्तों, यंग एडल्ट्स में, या फिर किस में? एडोलसेंट्स में ये कॉमन है, स्पेशली मेल्स में। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? कैसे मैनिफेस्ट करता है अपेंडिसाइटिस?
पेशेंट कंप्लेंट करता है सबसे पहले पेन एब्डोमेन की, और कहाँ पर दोस्तों, किसी स्पेशली पर्टिकुलर जगह पर लोकेलाइड का पेन कंप्लेंट करता है दोस्तों, एकदम यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पेन हो रहा है। और पेन शुरुआत कहाँ से होता है, इनिशिएट कहाँ से होता है दोस्तों, पता होना चाहिए एपीगैस्ट्रिक रीजन में या फिर पेरी अम्बलाइकल एरिया में। सब समझते हैं दोस्तों, पेरी अम्बलाइकल एरिया रीजन या फिर एपीगैस्ट्रिक रीजन से। और लेटर ऑन ये जो पेन है कहाँ शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, ये RLQ में शिफ्ट हो जाता है। और RLQ का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या मीनिंग है दोस्तों इसका। यहाँ क्वाड्रेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं। ये अपर का एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोल दे रहे हैं, अपर बोल दे रहे हैं पहली चीज़। और ये क्या है, लोअर है। समझ में आ रही है चीज़ें दोस्तों आपको। अब दूसरी चीज़, आपका लेफ्ट पेपर पे डायग्राम जो है उसका राइट होगा दोस्तों। तो हमारे जो लेफ़्ट साइड है दोस्तों, ये हमारी लेफ़्ट साइड है जो आप अभी देख रहे हैं, तो ये राइट साइड होगी, तो ये राइट अपर हो गया। तो राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट और ये लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। हम यह कहना क्या चाह रहे थे, जो पेन लोकेलाइड एपिगैस्ट्रिक एरिया से शुरू हुआ वो कहाँ आकर के फिक्स हो गया है, शिफ्ट हो गया है। कहाँ आकर के शिफ्ट हो गया दोस्तों, राइट लोअर क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया है और स्टडी हो जाता है। दूसरी चीज़, एग्जैक्ट कहाँ पर दोस्तों, एग्जैक्टली अगर आप इसको पढ़ते हैं तो राइट इलियक फोसा में, राइट इलियक फोसा में पेन जो है आकर के लोकेलाइज हो जाता है और इंटेंसिफाई होता है विद इन 2 to 12 आवर्स। पेन का लेवल, पेन स्केल पर पेन कैसे हो सकता है, पेन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। पढ़ेंगे दोस्तों, पेन स्केल पढ़ेंगे हम, मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। इसके साथ में और क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। फीवर कॉमन है, सबको पता है, टेम्परेचर। दूसरा नोजिया वोमिटिंग, यहीं से हम पता लगाते हैं कि पेशेंट जो है, किसी पेशेंट को पेन है, फीवर है, नोजिया वोमिटिंग है, तो इसका मतलब ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है। पेन का लोकेलिटी हमने दोस्तों समझ लिया अच्छे से। इसके अलावा क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया, सब समझते हैं एनोरेक्सिया का मतलब। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में WBCs का लेवल क्या होगा, एलिवेटेड होगा, सबको पता है। एक रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पेशेंट को किसी पर्टिकुलर जगह पर नाम बताता हूँ दोस्तों, पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है, मेक बर्नीज पॉइंट, मेक बर्नीज पॉइंट। इस पे स्लोली क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और रेपिडली छोड़ते हैं। मतलब समझिएगा, आपने क्या किया, स्लोली कंप्रेस किया, देन रेपिडली क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। इसका मतलब, और यहाँ पर पेन होता है तो इसे हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, और इसे हम कहते हैं ब्लूमबर्ग साइन। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में उठना चाहिए, मैकबर्नीज पॉइंट होता कहाँ है। डायग्राम में देखिएगा, ये नेवल पेशेंट की और ये इलियक क्रेस्ट, किधर की साइड में दोस्तों, राइट साइड में इलियक क्रेस्ट। ये लाइन खींच दी दोस्तों, आपने लाइन खींच दी, इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा किधर की तरफ में, राइट इलियक क्रेस्ट की साइड में। अब वो थोड़ा सा कितना, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इधर से आ जाइए आप 2/3, इधर से चले जाइए 1/3, इसके बीच में जो मिड पॉइंट है यही है मैकबर्नीज पॉइंट। और इस मैकबर्नीज पॉइंट पे आपको रीबाउंड टेंडरनेस जो है वो फील होगी। रीबाउंड टेंडरनेस का मीनिंग हमने समझा दिया
कि आप इस पॉइंट पे हल्के से कंप्रेस करोगे, तेजी से धीरे धीरे कंप्रेस करोगे, हल्के से नहीं सॉरी, धीरे धीरे कंप्रेस करोगे और तेजी से छोड़ दोगे तो पेन होता है और इसे हम रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। और ये ब्लूमबर्ग साइन है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लूमबर्ग साइन। कौन सजेस्ट कर रहा है इसको? रीबाउंड टेंडरनेस। समझिएगा दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो तीन चीज़ें और समझिए दोस्तों, जो कि कन्फर्मेटिव साइंस नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऑब्चुरेटर साइन क्या होता है? ऑब्चुरेटर दोस्तों मसल्स का नाम है, ठीक है ना। मसल्स उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैसे पता लगेगा कि ऑब्चुरेटर मसल में इन्फ्लामेशन हो गया है अपेंडिसाइटिस की वजह से? देखिएगा दोस्तों, पेशेंट के राइट हिप एंड नी को क्या करना है? फ्लैक्स कीजिए। और फ्लैक्स का मीनिंग आप समझ गए हो दोस्तों, इस तरीके से राइट हिप और पेशेंट का राइट नी को ऐसे हम फ्लैक्स करते हैं। यहाँ से ये पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है, फ्लैक्स किया और फिर उसको इंटरनली रोटेट किया तो क्या होगा दोस्तों? इसके रिजल्ट से पेशेंट के राइट हिप और नी को फ्लेक्स करके इंटरनली रोटेट करने से पेन होता है। और कहाँ पेन होता है दोस्तों? हाइपोगैस्ट्रिक पेन होता है। कहाँ पेन होता है दोस्तों? हाइपोगैस्ट्रिक पेन। और ये हाइपोगैस्ट्रिक पेन क्या सजेस्ट कर रहा है? कि ऑब्चुरेटर मसल्स में इन्फ्लामेशन है। ऑब्चुरेटर मसल के इन्फ्लामेशन को सजेस्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ऑब्चुरेटर साइन। समझ में आ गया दोस्तों? एक लाइन में क्लियर कर दूं कैसे कि पेशेंट के राइट हिप और नी को फ्लेक्स करके इंटरनली रोटेट करते हैं जिससे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में पेन होता है और ये ऑब्चुरेटर मसल्स में इन्फ्लामेशन को सजेस्ट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन पॉजिटिव। अब बात आती है दोस्तों सोवा साइन। सोवा साइन का मीनिंग क्या है समझिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट थाई को उठाते हैं ऊपर की तरफ में, राइट थाई को उठाएंगे ऊपर की तरफ में, लेकिन राइट नी के ऊपर प्रेशर रख करके राइट नी पे प्रेशर डालिए और फिर राइट थाई को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर पेन जो है पेशेंट को इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है? पेशेंट की इलियोसोवास मसल्स में इन्फ्लामेशन है और इसे हम क्या कहते हैं? सोवास साइन कहते हैं, सोवास साइन पॉजिटिव। अब एक और इम्पोर्टेंट साइन दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, रोवजिंग साइन क्या होता है। अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो देखिए ये एग्जामिनर का हैंड कहाँ पर है? पेशेंट के लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर अगर आप प्रेशर देते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर प्रेशर देते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? रोवजिंग्स साइन कहते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस के केसेज में प्रेजेंट हो सकता है। दोस्तों ये कुछ साइंस थे एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपेंडिसाइटिस के केसेज में प्रेजेंट हों ही, लेकिन नॉर्सेट DSSB सरी के एग्ज़ाम्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। वीडियो को बार बार देख करके दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको भी अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। आपने अपेंडिसाइटिस के केसेज में अगर सुना है अल्वाराडो स्कोरिंग, क्या होती है कि पेशेंट में कंफर्म करने के लिए कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, एक पर्टिकुलर स्कोर 5 से 6 के ऊपर का जो सजेस्ट करे कि पेशेंट में अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अल्वाराडो स्कोरिंग क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके लिए एक निमोनिक है, वो निमोनिक आपको याद होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों वो निमोनिक? मेंट्रेल, MENTRELL, मेंट्रेल।
और इस मेंट्रल का मीनिंग क्या है हम समझाते हैं दोस्तों आपको। एम का मतलब है माइग्रेट करना। पेन माइग्रेट कर जाता है। कहाँ माइग्रेट कर जाता है पेन? पेन आपको सभी लोगों को पता है दोस्तों, राइट इलियक फोसा में माइग्रेट कर जाता है। और अगर ऐसा है तो इसको स्कोर कर देते हैं हम 1। क्लियर है दोस्तों। दूसरा है ए। ए का मतलब क्या है? एनोरेक्सिया। सबको पता है, इसका स्कोर है दोस्तों 1। एन। एन का मतलब क्या है? नोजिया। इसका भी स्कोर क्या है दोस्तों? 1 का स्कोर है इसका भी। टी। टी का मतलब क्या है? टेंडरनेस। कहाँ पर टेंडरनेस दोस्तों? कहाँ पर होगी टेंडरनेस? RLQ में। इसका स्कोर कितना है? इम्पोर्टेंट है, 2 का स्कोर है दोस्तों इसका। आर। आर का मतलब क्या है? रीबाउंड टेंडरनेस या रीबाउंड पेन। किसके अंदर देखा था दोस्तों हमने? कहाँ पर देखा दोस्तों हमने? रीबाउंड पेन। मैकबर्नीज पॉइंट पर प्रेशर थोड़ा डालते हैं तो क्या होता है? पेन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? आर का मतलब रीबाउंड पेन। कितना स्कोर है दोस्तों? इसका भी 1 का स्कोर है। मेंट्रल। ई। ई का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर एलिवेटेड टेम्परेचर। क्या स्कोर है? इसका भी 1 है। इसके बाद में एल। एल, दोनों एल का मतलब दोस्तों ल्यूकोसाइड्स को लेकर के है। तो एक में ल्यूकोसाइड्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसको 2 का स्कोर देते हैं। ल्यूकोसाइड्स जो है लेफ़्ट शिफ्ट कर जाती हैं, इसका 1 का स्कोर है। लेफ़्ट शिफ्टिंग ऑफ ल्यूकोसाइड्स 1 का स्कोर है। आपको ये अल्वाराडो स्कोरिंग पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं और लेस नोन है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस कैसे देखते हैं दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाएगा पेशेंट का। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में CBC में क्या? WBCs का एलिवेटेड आना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में। तीसरा दोस्तों जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या होती हैं? इमेच्योर रह जाती हैं। और इंक्रीड इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैं क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, यही काम में आती है सबसे पहले। एक्सरे कराते हैं, USG कराते हैं, CT स्कैन। CT स्कैन दोस्तों कन्फर्मेटिव के लिए फिकलिद आ जाएगा। एक्सरे में भी जाएंगे तो फिकलिद नज़र आ सकता है। फिकलिद अपेंडिक्स जो है वो शेडो देता है दोस्तों। अगर फिकलिद है तो क्या होगा दोस्तों? एक्सरे के अंदर शेडो नज़र आ जाएगी। अगर फ्री एयर है इसका मतलब वो परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। शेडो है तो फिकलिद को, और फ्री एयर है तो परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। चीज़ें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव भी और पोस्ट ऑपरेटिव भी। पेशेंट्स में एनाल्जेसिक्स देते हैं क्या, या फिर एंटीपायरेटिक्स हम देते हैं क्या? दिमाग में रखिएगा, नेवर, कभी भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट के सिम्टम्स को मास्क कर सकते हैं, फीवर को मास्क कर सकते हैं, पेन को मास्क कर देंगे। नहीं समझ में आएगा कि ये अपेंडिसाइटिस है क्या। इसलिए एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स नहीं देते, स्पेशली नारकोटिक्स नहीं देते। पहली चीज़, प्री ऑपरेटिवली पेशेंट की जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं जिससे पेशेंट की एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहें। टेंडर होंगी, टेंशन में होंगी तो टेंडर होंगी, और उतना ही ज़्यादा पेन करेंगी तो रिलैक्स्ड होनी चाहिए। और किस पोजीशन में रहती हैं दोस्तों? फाउलर्स या सेमी फाउलर्स पोजीशन में। इसके अलावा लेग्स को अगर चेस्ट की साइड में ड्रॉन अप कर लिया तो भी पेट की मसल्स जो हैं वो क्या रहेंगी? रिलैक्स रहेंगी। फ्लैट पोजीशन में अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो ज़्यादा पेन होगा क्योंकि मसल्स जो हैं टेंशन में हैं। इसलिए पेशेंट को फाउलर्स या सेमी फाउलर्स में, या फिर लेग्स को चेस्ट की तरफ ड्रॉन अप करके
लेटाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में पेन रिलीफ के लिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आइस या हीट एप्लीकेशन कौन सा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पेशेंट को आइस अप्लाई करते हैं या हीट अप्लाई करते हैं दोस्तों, हीट इज नेवर अप्लाइड इन केसेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में कभी भी हीट एप्लीकेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स को रप्चर कर सकता है एक्यूट फेज ऑफ अपेंडिसाइटिस में, इसलिए केवल आइस ही अप्लाई करते हैं, ना कि हीट अप्लाई करते हैं। सर्जरी का क्या नाम है दोस्तों पेशेंट में जो हम सर्जरी करते हैं इसके लिए? अपेंडेक्टोमी। अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज एक्सिजन ऑफ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। पोस्ट ऑफ केयर क्या है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखनी है। पोस्ट ऑफ केयर में इन्फेक्शन के साइंस को मॉनिटर करते हैं और इन्फेक्शन के साइन में सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, हाई ग्रेड फीवर आना सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन का इंडिकेशन है। इंसिजन की जो साइट है उसको नोट करते हैं कि वहाँ पर रेडनेस तो नहीं है, कोई ड्रेनेज तो नहीं है। तीसरा दोस्तों, एनपीओ के स्टेटस को मेंटेन करना। किसके बाद में? अपेंडेक्टोमी के बाद में। कब तक? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कब तक हम मॉनिटर करते हैं, कब तक मेंटेन करते हैं एनपीओ? जब तक बावल मूवमेंट्स रिटर्न नहीं हो जाती। बावल मूवमेंट्स, पेरिस्टालसिस रिटर्न नहीं हो जाता, इसलिए ऑस्कुल्टेट करके देखते हैं दोस्तों पेशेंट्स में बाउल मूवमेंट्स को। प्री ऑपरेटिवली बाउल मूवमेंट्स का एब्सेंट होना या डिमिनिश होना किसको इंडिकेट कर सकता है दोस्तों? परफोरेशन लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस। तो दोस्तों बावल साउंड्स का एब्सेंट होना या डिमिनिश होना किसको इंडिकेट कर रहा है? पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चीज़ें, इसलिए कभी भी पेशेंट में हीट अप्लाई नहीं करते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पेरिटोनाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और पेशेंट्स में, मैं आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं पेरिटोनाइटिस का कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है। पेरिटोनाइटिस के साइन सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों अपेंडिसाइटिस के केसेज में? कि परफोरेट कर गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, अब्सेस हो गया। एब्डोमिनल पेन, सबसे इम्पोर्टेंट, एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंडेड होगा। एब्डोमन जो है अगर एब्डोमन में पेन है, डिस्टेंडेड है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दूसरी चीज़, पेशेंट को फीवर है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। हार्ट रेट पेशेंट का और रेस्पिरेशन पेशेंट का इंक्रीज हो गया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है। कैसे समझोगे कि पेशेंट को अपेंडिक्स परफोरेट कर गई है या परफोरेशन हो गया है? कैसे समझोगे दोस्तों? अगर गार्डिंग ऑफ एब्डोमन है, गार्डिंग ऑफ एब्डोमन का मीनिंग मेरे को बताइएगा दोस्तों, समझ में आता है कि आपको? गार्डिंग ऑफ एब्डोमन है, टेम्परेचर बढ़ गया है चिल्स के साथ में तो भी परफोरेशन है, पेलर है तो भी परफोरेशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ रहा है तो भी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। पेशेंट रेस्टलेस है, परफोरेशन है। टेकिकार्डिया और टेकिपनिया है तो भी दोस्तों वो साइंस ऑफ परफोरेशन है, जो कि दैट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस। पोस्ट ऑप पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई पेशेंट की? किन केसेज में अपेंडेक्टोमी के बाद में पोस्ट ऑप पोजीशन क्या होनी चाहिए? या तो राइट साइड लाइंग पोजीशन, राइट साइड लाइंग पोजीशन दोस्तों, या फिर लो सेमी फाउलर्स पोजीशन होनी चाहिए। लेग्स को क्या कर सकते हैं? फ्लेक्स कर सकते हैं। किस वजह से लेग्स का फ्लेक्शन? ताकि ड्रेनेज जो है, अगर ड्रेन लगा हुआ है तो ड्रेनेज जो है वो प्रोमोट हो। ड्रेनेज को प्रोमोट करने के लिए लेग्स को फ्लेक्स किया जा सकता है, अदरवाइज
लो सेमीफाउलर पोजीशन या फिर राइट साइड लाइन पोजीशन। दिमाग में रखिएगा दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें ये। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, हमने शायद स्टडी नहीं किया पीछे। कॉम्प्लिकेशंस का दिमाग में रखिएगा, परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, परफोरेशन से एब्सेस हो सकता है। ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और पेरिटोनाइटिस जो है अगर हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। इसलिए पेशेंट को, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को जो केयर है वो किस पर फोकस्ड होनी चाहिए, असेस फॉर पेरिटोनाइटिस, दिमाग में रखना है। और अपेंडिक्स जो है रप्चर कर सकती है विद इन आवर्स ओनली, और सेप्सिस होकर के, एब्सेस होकर के पेरिटोनाइटिस में डेवलप हो सकती है। दोस्तों लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, जो हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे अब इससे रिलेटेड। दोस्तों इनके अपेंडिसाइटिस के केसेज में प्री ऑपरेटिवली कभी भी एनाल्जेसिक्स जो हमने स्टडी कर लिया नहीं देते। ये इसके साइंस को मास्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना कि इसके साइंस को मास्क कर सकते हैं, पता नहीं समझ में आएगा हमें। दूसरी चीज़ दोस्तों, लेग्जेटिव्स नहीं देते पेशेंट्स में, एनिमा कभी भी नहीं देते दोस्तों इन पेशेंट में। क्यों? रप्चर के चांसेज हैं, ये दिमाग में रखना। रप्चर के रिस्क की वजह से पेशेंट को कभी भी लेग्जेटिव और एनिमा नहीं देते। रप्चर होगा तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस क्लियर है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दोस्तों पोजीशन के बाद में के बारे में। पेशेंट अगर फ्लैट लेटा हुआ है या पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है तो मसल्स जो हैं वो ज़्यादा टेंस होती हैं और ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को। इसलिए कभी भी सिटिंग और फ्लैट पोजीशन में पेशेंट को हम नहीं रखते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कभी भी हीट अप्लाई नहीं करते हैं, करेंगे तो केवल आइस अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई भी, एप्लीकेशन भी रप्चर को लीड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे थे दोस्तों कि आप एक पेशेंट को जो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, अपेंडिसाइटिस करके पेशेंट को रखा है आपने, नेक्स्ट 2 आवर्स में उसकी सर्जरी होनी है। पेशेंट ने अचानक से इंक्रीड एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग की शिकायत कर दी। असेसमेंट पर आपको पता लगा कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, बावल साउंड्स आर डिमिनिश्ड, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या स्टडी कर चुके हैं? ये जो साइन सिम्टम जो पेशेंट एग्जिबिट कर रहा है, क्या क्या साइन सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है दोस्तों पेशेंट जो क्या क्या साइन सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है यहाँ पर आप देखिएगा। एब्डोमिनल पेन, दूसरा वोमिटिंग कर दी, इंक्रीड एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, एब्डोमन जो है डिस्टेंडेड है, बावल साउंड डिमिनिश्ड है। ये सारे के सारे साइंस जो हैं वो पेरिटोनाइटिस को सजेस्ट करते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ऐसी सिचुएशन में इट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर फर्स्ट। बट हम ऑप्शन टू ऑप्शन जाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है। नोटिफाई द डॉक्टर करेक्ट ऑप्शन है, यस करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं दोस्तों इसके अलावा भी कोई इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन, नेवर। कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल, इट्स नॉट इन आवर डोमेन। आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, इसके अलावा और कोई रेमेडी है भी नहीं दोस्तों। रीपोजिशन द पेशेंट एंड अप्लाई द हीटिंग पैड। दोस्तों रीपोजिशन द पेशेंट तो ठीक था कि पेन के लिए आप पेशेंट को रीपोज कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए, लेकिन अप्लाई ए हीटिंग पैड, हीट पैड अप्लाई करते हैं क्या? नो दोस्तों, रप्चर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देता है। पता नहीं कि पेरिटोनाइटिस है या नहीं है, तो साइन सिम्टम जो एग्जिबिट हो रहे हैं उसी से हमें पता लग रहा है। एंड ऑन द वार्म सेटिंग टू द पेशेंट्स एब्डोमेन, नो दोस्तों, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है सिवाय इसके कि नोटिफाइंग द डॉक्टर। तो हमें क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल गया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग वुंड केयर टू ए पेशेंट 1 day आफ्टर द पेशेंट अंडरवेंट एन अपेंडेक्टोमी। अपेंडिक्टोमी के बाद में 1 दिन बाद में आप पेशेंट को वुंड केयर दे रहे हो।
ए ड्रेन वाज इंसर्टेड इनटू द इंसिजनल साइड। दोस्तों ड्रेन इंसर्ट की हुई है, क्यों? अगर कोई ड्रेनेज आने की संभावना थी, ब्लीड आने की संभावना थी, ब्लीडिंग की संभावना थी, तो दोस्तों ब्लीडिंग के चांसेज में और ड्रेनेज के, जिसको हम ड्रेनेज बोलते हैं, ड्रेनेज की संभावना है तो ड्रेन इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि उससे या तो पस है कोई भी वुंड में, या तो पस है या कोई और ड्रेन है, ब्लीड है या कोई फ्लूइड है वो आ रहा हो, तो हम ड्रेन इंसर्ट कर देते हैं। ड्रेन इंसर्ट किया हुआ है इंसिजनल साइट पर, सर्जरी पर, तो विच एक्शन शुड यू परफॉर्म व्हेन प्रोवाइडिंग वुंड केयर? वुंड केयर प्रोवाइड करते समय आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करोगे दोस्तों? रिमूव द ड्रेसिंग एंड लीव द इंसिजन ओपन टू एयर। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, रिमूव द ड्रेसिंग एंड लीव द इंसिजन ओपन टू एयर। कभी भी ड्रेसिंग को रिमूव नहीं करते, ड्रेसिंग रिमूव करके वापस लगाएंगे पहली बात तो। एंड लीव द इंसिजन ओपन टू एयर कभी नहीं किया जाता दोस्तों। ड्रेन को इंसिजन जो है हम ओपन टू एयर ऐसे छोड़ दें, ड्रेन को निकाल करके, जो वहाँ पर एक तरीके से एंट्री हो गई, कभी नहीं करेंगे ऐसा। रिमूव द ड्रेन इफ वुंड ड्रेनेज इज मिनिमल। वुंड ड्रेनेज मिनिमल है तो दोस्तों ड्रेन को रिमूव तो कर दिया जाता है, बट यू आर नॉट द अथॉरिटी टू रिमूव द ड्रेन। कि व्हेन टू रिमूव द ड्रेन, कब रिमूव किया जाएगा ड्रेन को? इट विल बी डन बाय द डॉक्टर ओनली। अगर मिनिमल है तो यू विल नोट इट डाउन ओनली। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे आप तो धीरे धीरे अपने आप से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आप अथॉरिटी नहीं है ड्रेनेज को रिमूव करने की या ड्रेन को रिमूव करने की। जेंटली इरीगेट द ड्रेन टू रिमूव द एक्जुडेट। दोस्तों कभी भी किसी भी तरीके का कोई ड्रेन लगा हो पेशेंट में, कभी भी इरीगेट नहीं किया जाता उसको। इरीगेट, नेवर इरीगेट। इरिगेशन का मतलब है आपने कोई सिरिंज में कुछ फ्लूइड लिया, अंदर इंसर्ट किया, वापस खींच लिया, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता, इसलिए इरिगेशन कभी नहीं करते। क्लीन द एरिया अराउंड द ड्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द ड्रेन। दोस्तों ये ड्रेन यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका काम क्या है दोस्तों? इसकी वुंड केयर के लिए, तो इसकी केयर के लिए इस सर्कुलर मोशन में दूर जाते हुए, ड्रेन से, वुंड से दूर जाते हुए इसको क्लीन करते हैं। जो भी आपके पास में एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जो अवेलेबल है उसकी हेल्प से। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are admitting a patient with acute appendicitis to the emergency department. The patient has abdominal pain of 10 on a pain scale, 10 on 10 है दोस्तों. The patient will be going to the surgery as soon as possible. You should. पेशेंट जिसको अपेंडिसाइटिस के लिए लिया गया इमरजेंसी में, उसका पेन का स्केल आपको पता है, पेशेंट की सर्जरी होनी है, जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है? जो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है? पहला ऑप्शन है कॉन्टेक्ट द सर्जन टू रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर ए नार्कोटिक फॉर द पेन। नेवर, आपको पता है दोस्तों कभी नहीं करते हमेशा, नार्कोटिक पेन मेडिसिन हम नहीं देते पेन के लिए। ओके। मेंटेन द पेशेंट इन ए रिकम्बेंट पोजीशन। इस पोजीशन में भी पेशेंट को कभी नहीं रखा जाता। इस रिकम्बेंट पोजीशन में पेशेंट की मसल जो है और ज़्यादा टेंस होंगी, और ज़्यादा पेन होगा, पेन को और ज़्यादा लीड करेगा। गलत ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट इज प्लेस द पेशेंट ऑन नथिंग बाय माउथ। एनपीओ स्टेटस जी मेंटेन करेंगे हम, पेशेंट का एनपीओ स्टेटस हम पेशेंट का मेंटेन करेंगे, करेक्ट है दोस्तों। लेकिन लास्ट ऑप्शन और देखते हैं हम, अप्लाई हीट टू द एब्डोमेन इन द एरिया ऑफ द पेन। हीट अप्लाई करते हैं क्या कभी भी? नेवर दोस्तों। तो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया प्लेस द पेशेंट ऑन एनपीओ स्टेटस मेंटेन करेंगे पेशेंट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A patient with acute appendicitis develops fever, tachycardia, hypotension. Based on these assessment findings, you should further assess the patient for which of the following complications. पेशेंट तो अपेंडिसाइटिस का है दोस्तों, पता है आपको। क्या क्या हो गया इसके अलावा फीवर होता ही है, उसके अंदर टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है। इन चीज़ों के साथ में आपको पेशेंट को किस चीज़ के लिए असेस करना चाहिए? डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इसका मतलब हाइपोवोलीमिया। पेशेंट हाइपोवोलीमिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। टेकिकार्डिया भी होगा दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो टेकिकार्डिया होगा दोस्तों। लेकिन हाइपोवोलीमिया के केसेस में
कभी भी फीवर नहीं, हाइपोवोलीमिया और किसी की वजह से हो दोस्तों, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाए, लेकिन हाइपोवोलीमिया की वजह से कभी भी फीवर नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम इनकरेक्ट ऑप्शन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेज में आपको क्या बताता एग्जामिनर, आपको या तो बताता कि भी एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो गया है, ठीक है ना, डिस्टेंशन है। दूसरा, बावल साउंड्स जो हैं वो क्या हैं, डिमिनिश्ड हैं, एब्डोमिनल पेन होता। तो ये चीज़ें दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आती, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बावल इस्कीमिया में भी दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड ही सिम्टम्स होते हैं। पेरिटोनाइटिस, यस दोस्तों, हम ये सिम्टम जो बताए हुए हैं वो पेरिटोनाइटिस के सजेस्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं कि फीवर भी दोस्तों, टेकिकार्डिया भी, हाइपोटेंशन भी, लेस बीपी होना भी दोस्तों, किसकी वजह से, ये लेस बीपी होना हाइपोवोलीमिया की वजह से। लेकिन आप ये बोलोगे सर ये क्यों नहीं किया, नो, इसकी वजह से नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो लेस बीपी हो गया, फीवर है तो मतलब वो पेरिटोनाइटिस को सजेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पेरिटोनाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इसी पर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन जो करेक्ट है दोस्तों, देखो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप कितने भी देखते जाइए नहीं समझ में आएंगे। जितने भी लोग आपको, मैं नहीं कहता जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों वहाँ से पढ़िए, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर करने की प्रैक्टिस आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ फॉर ए पेशेंट आफ्टर एन अपेंडेक्टोमी शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पेशेंट की अपेंडेक्टोमी हो गई तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। मेनली देखिए, एडमिनिस्ट्रिंग सीड्स बाथ 4 times ए डे। दोस्तों सीड्स बाथ किन में देखते हैं, या तो कोई रेक्टल कंडीशन है या फिर कोई रेक्टल सर्जरी है तो उन्हीं में दी जाती है, हेमरोइड्स में, फिशर में, फिस्चुला इन एनो में। तो सीड्स बाथ का अपेंडिक्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज नोटिंग द फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर द सर्जरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों बाउल मूवमेंट्स को नोट करना। हमने पहले भी पढ़ा दोस्तों, बाउल मूवमेंट्स पेरिस्टालसिस का रिटर्न करना पता करना चाहिए सर्जरी के बाद में, इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनपीओ स्टेटस तब तक मेंटेन करना ज़रूरी है, उसी के बाद में आप पेशेंट को कुछ दे पाएंगे। लिमिटिंग द पेशेंट्स एक्टिविटी टू बाथरूम प्रिविलेजेज, दोस्तों किसी भी ऑपरेशन सर्जरी के बाद में अर्ली एम्बुलेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्टिविटीज़ लिमिट की जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ तो लिमिट करने की बात है नहीं दोस्तों, ये एक्टिविटी कोई एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइजिंग तो है नहीं ना, कोई लंबी वॉक थोड़ी ना, ये अर्ली एम्बुलेशन में आता है। तो लिमिटिंग द पेशेंट्स एक्टिविटी, एम्बुलेशन को हम लिमिट नहीं करते, तो ये गलत ऑप्शन है। मेजरिंग एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 hours, दोस्तों एब्डोमिनल गर्थ किस में देखते हैं, अगर एसाइटिस हो रहा है तो ही देखेंगे ना। इस पेशेंट में अगर आपको बोलोगे पेरिटोनाइटिस के लिए तो हम पेशेंट को असेस कर रहे हैं, फोकस है हमारा, लेकिन पेरिटोनाइटिस में एसाइटिस थोड़ी ना हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट बाउल मूवमेंट्स के लौटने का वेट करते हैं, उसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट हु हैड एन अपेंडेक्टोमी फॉर ए परफोरेटेड अपेंडिक्स रिटर्न्स फ्रॉम सर्जरी विद अ ड्रेन इंसर्टेड इन द इंसिजनल साइड, पर्पज ऑफ द ड्रेन इज टू, दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किसी भी ड्रेन का पर्पज क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एक्सेस टू द वुंड इरिगेशन, वुंड का इरिगेशन करने के लिए आपको एक्सेस दे रहा है दोस्तों। वुंड इज नेवर इरिगेटेड, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन गलत है। प्रोमोट ड्रेनेज ऑफ द वुंड एक्सुडेट्स, यस दोस्तों, वुंड से जो ड्रेनेज आ रहा है उसको प्रोमोट करते हैं, वो उसको निकालने के लिए, वो कोई फ्लूइड हो सकता है, पस हो सकती है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उसको ड्रेन करने के लिए ही, प्रमोट करने के लिए ही हम ड्रेन डालते हैं पेशेंट को। मिनिमाइज डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू, दोस्तों कभी भी स्कार टिश्यू का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि तो स्कार टिश्यू को बढ़ाएगा ही, और राउंड आपने दोस्तों पेशेंट में छेद कर दिया तो स्कार टिश्यू बनेगा इससे ज़्यादा, तो मिनिमाइज कहाँ से हुआ। लास्ट ऑप्शन इज डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, इसका पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट से दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट को या तो कोई पोजीशन रोकेगी या और कोई एक्टिविटी रोकेगी दोस्तों, ड्रेन का पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट कंफर्ट से कोई रिलेशन नहीं है।
दोस्तों ये था आज के वीडियो में सब कुछ अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड। और दोस्तों गारंटी है कि आपको इतना पता होने के बाद में अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड आ रहे क्वेश्चंस को सोल्व करने में 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।